Please subscribe Digital India. तो क्या नोटबंदी के खिलाफ विरोध फ्लॉप होने के बाद ममता बनर्जी को पीएम मोदी के खिलाफ तालिबानी फतवों का सहारा है? और क्या मोदी के विरोध के लिए ममता को फतवे भी मंजूर है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि कोलकाता में नोटबंदी के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फतवा निकाला गया। फतवे में प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें कही गई। फतवा देने वाले जो काजी हैं, उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम में वो मौजूद थे उसमें टीएमसी के सांसद इदरीस अली भी मौजूद थे। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवे पर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसमें इमाम बरकती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। 7 जनवरी के हुए इस कार्यक्रम को बीते 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा देने वाले इमाम पर कार्रवाई तो दूर, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। आज इस घटना का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पश्चिम बंगाल की वही ममता सरकार है जहां धूलागढ़ में दंगों की रिपोर्टिंग करने पर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, लेकिन एक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों को उकसाता है, फतवा जारी करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। 7 जनवरी को ही कोलकाता में बलूचिस्तान पर एक कार्यक्रम होना था, जिसमें पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह, सैन्य अधिकारी पूर्व जनरल जीडी बख्शी और कश्मीर मूल के सुशील पंडित भी शामिल होने वाले थे, लेकिन इस कार्यक्रम को यह कहकर रद्द कर दिया गया कि इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवे से क्या धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? क्या ये ना माना जाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक फतवा देने वाले इमाम बरकती पर कार्रवाई न करके ममता उनका समर्थन कर रही है? क्या मोदी के विरोध के लिए ममता को तालिबानी फतवे की मंजूर है? और क्या ममता बनर्जी को पाकिस्तान मंजूर है, प्रधानमंत्री नहीं? चलिए तारिक फतेह साहब, आप देख रहे हैं क्या तस्वीरें, और इसी तरीके की बातों को आप उठाते हैं। इस देश में फतवा जारी कर दिया गया है, वो भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। पहले तो मुझे समझ नहीं आती ये मस्जिद शाही क्यों है, और ये बाप बेटा पोता, और ये मतलब क्या इमामत कोई मुगल सल्तनत है या बलबन या अल्तमश की हुकूमत है कि पहले एक लेता है फिर दूसरा लेता है? और ये कौन सी शहनशाहियत है? और ये टीपू सुल्तान कहां से आ गया कलकत्ता के अंदर? यानी आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स बैठ के हर वो बात कह रहा है जो हिंदुस्तान की हर चीज के खिलाफ है, लेकिन क्योंकि उसने वो पासपोर्ट पकड़ा हुआ हाथ में, वो दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है। और मुझे बताइए कि ये फतवा देने का इनको फतवा है क्या चीज? यानी आपने पिछले 100-150 साल से मुसलमानों की जिंदगी हराम की हुई है कि कुछ लोगों के हाथ में ये कागज दे दिया कि ब्लैकमेल करो, सताओ उनको, उनकी जिंदगी हराम करो। कितने लोग मर गए इसी फतवे से जो हिंदुस्तान में लोगों ने लगाए। मौलवियों ने जो सलमान रुश्दी का नावल आया, उसको कहां ये फतवे लगाएंगे। और फतवे का मतलब ही ये हो गया दुनिया भर में, आयतुल्लाह खुमैनी से लेके आज तक, कि जहां फतवे का मतलब है किसी गर्दन उड़ा दो, चाहे वो फतवा घड़ी या लाउड स्पीकर के अगेंस्ट की कुछ भी हो। इंतहाई बेवकूफाना लीडरशिप मुसलमानों के हिंदुस्तान में हो गई है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पीछे हट के अपनी जिंदगी आराम से गुजारते हैं। और ये मौसूफ आके बताइए कि कह रहे हैं कि सर मुंडवा दो तो इतने पैसे मिलेंगे। ये मतलब 12वीं सदी में बैठे हुए हैं। ये अपने जरा डिजिट्स हटाएं, 21वीं सदी है मौलाना साहब। चलिए 21वीं सदी में, लेकिन 21वीं सदी में वो सरकार क्या कर रही है जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि कार्रवाई होनी चाहिए के पास, बरकती साहब के पास चलना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो जिस तरीके के फतवे जारी करते हैं उसे देखकर लगता नहीं कि वो भारत के नागरिक हैं। ओसामा बिन लादेन से आपको बहुत ज्यादा प्यार नजर आता है। बोलो, हमसे बात करे। मैं बोल रहा हूँ आपको मैंने देखा है। हाँ, यही पूछना चाह रहा हूँ बरकती साहब कि आपको ओसामा बिन लादेन से बहुत प्यार है। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप फतवा जारी करते हैं। आपको भी प्यार है, आपको भी ओसामा से खूब प्यार है। हमको प्यार नहीं, हमारे लिए वो एक आतंकवादी है। इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी प्यार है, किसी भी पार्टी से, दाऊद इब्राहिम से प्यार है। बहुत रुपया लिया है, बहुत रुपया लिया है इलेक्शन में, मोदी ने लिया है। अरे मैं तो तुम्हारे टीवी में बोल रहा हूँ कि जिससे लिया उसी से। दाऊद इब्राहिम से पैसा नहीं लिया आप लोगों ने? मेरे खिलाफ भी दाऊद इब्राहिम से पैसा नहीं लिया? कहना चाह रहे हैं आप दाऊद इब्राहिम से पैसा नहीं लिया आप लोगों ने?
अरे मोदी ने आपके फतवा से क्या तकलीफ हो रही है? फतवा तो ऐलान है, ऐलान हक है, सुन लीजिए ये। देखिए ये ऐलान हक है, वो खत्म हो गई वो दास्ताने, जब चाकू निकाल के मार दिए जाते थे। अब दारा शिखों की गर्दन नहीं कटेगी, वो आपके हिंदुस्तान में दारा शिखों की गर्दन नहीं कटेगी। अब गोली याद रखिए, औरंगजेब मर गया, अब सुनो, अब दारा शिखों की गर्दन नहीं कटेगी। तुम्हारी गर्दन कटेगी बेवकूफ। मेरी तो भी मर गया है, काट दीजिए, खानदान भी मर गया है, काट दीजिए मेरी गर्दन। तेरी सब कट चुकी है, मेरी काट दीजिए। यानी आप लाइव टीवी पे कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं और वो साथ में मजे की बात सरकार नहीं, ये बात गवर्नमेंट बताया हुआ है। राहुल जी कौन से आतंकवादी को लेके आ गए हो? तू है, खाया है तू इब्राहिम की। मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, आतंकवादियों के साथ मैं नहीं बैठता हूँ, मैं आतंकवादियों के साथ डिबेट पे नहीं बैठता हूँ। ये आज तारीख फतेह को कह रही तेरी भी गर्दन कटेगी, ये हम सबका गर्दन काटने के लिए बैठे हैं। और किसी ये आतंकवादियों के साथ बैठकर डिबेट करने का दिन आ गए हमारे। ये आतंकवादी के साथ डिबेट करेंगे हम, आतंकवादी की आवाज को बंद किया जाए। देश की जनता आतंकवादी को क्यों सुन रही है? संबित सवाल यही है कि क्या बोल रहे हैं, गर्दन कटेगा सरकार की तरफ से? ये तारिक फतेह को बोल रहे हैं तेरी गर्दन कटेगी और हम सुन रहे हैं लाइव टेलीविजन में ऐसी बातें बोल रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती, सवाल नहीं, मैं बोलता हूँ, सुनिए, ये पश्चिम बंगाल के सरकार का नकारापन है। ये सुनिए, मेरी बात सुनिए। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जिस मंच पे ये फतवा दिया गया था, ये तृणमूल कांग्रेस का मंच था। ये मंच इद्रिस अली, जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, उस कांग्रेस के सांसद ने बताया है। उसी मंच पे से ये फतवा दिया गया। आप तैयारी करके नहीं आए हैं सिंगारॉय जी, पढ़ के आइए। मैं आपसे कहूंगा, आप वो विजुअल दिखा दीजिए, आप वो विजुअल दिखाइए जिसमें इद्रिस अली बैठे हुए हैं और पीछे में क्या लिखा हुआ है। आप वो विजुअल दिखा दीजिए, वो विजुअल दिखाइए जिसमें इद्रिस अली का मंच है, जिसमें फतवा दिया गया है। ये तृणमूल कांग्रेस के मंच में इद्रिस अली का मंच है। एक सेकंड रुकिए, शांत होकर बैठ के सुन लीजिए। ये तृणमूल कांग्रेस के मंच पे ऐसे फतवा दिया गया है। फतवा जारी करे, और अब टेलीविजन पर जब उससे सवाल पूछे तो वो तो हमारे पे भी फतवा जारी करने की। फतवा नहीं सर, फतवा नहीं। और ये टीएमसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको इस वक्त ये नोट करना चाहिए कि लाइव टेलीविजन पे जो लाखों ने देख लिया कि एक शख्स आके कहता है मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, और ये ऐसी गवर्नमेंट हो गई है ममता बनर्जी की, जो इस थ्रेट को यू आर टू स्कैर्ड ऑफ दीज मुल्लास। नो सर, यू आर कावर्ड्स एंड यू आर स्कैर्ड ऑफ दीज मुल्लास, क्योंकि ये आपकी काट देंगे। आपको ये दिखाई नहीं दिया, नहीं आपको जो भी बात करना है पाकिस्तान का बाहर आके सिर्फ मुस्लिम को अगेंस्ट बोलने का है। अरे भाई आप बताएं, आप FIR पाकिस्तान में नहीं जाते हैं, पाकिस्तान का बाहर आके सिर्फ हिंदू का मुस्लिम के अगेंस्ट में जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम कहाँ से? FIR तो किया ना, यहाँ पर FIR तो किया ना, बीजेपी वाले ने तो किया FIR। कौन वो शख्स है जो देश के कानून के खिलाफ बात करता है? देश के कानून के खिलाफ CRPC, IPC जैसे कानून है, संविधान है, उन सबको छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा जारी करता है। आप हिंदू मुस्लिम में आ जाते हैं, और आप जैसे लोग ही हिंदू मुस्लिम की नहीं, देश का प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा जारी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं ये बात, एक भी तृणमूल कांग्रेस सपोर्टर, एक ही तृणमूल कांग्रेस लीडर ये सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसका बाद ये भी ध्यान में रखना चाहिए, पूरा देश झुका। बीजेपी आने के बाद इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा हो गया। आप भूल गया क्या गणेश पांडे का नाम, आप भूल गया कालबुर्गिया का नाम, इन लोगों का हत्या कर दिया गया। आप कालबुर्गी का नाम भूल गया, गणेश पांडे का नाम भूल गया। इंटॉलरेंस के कौन सा हिसाब से कहा तक आपको पता चाहिए। बीजेपी पावर आने के बाद बताया इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब कौन सा बीजेपी इंटॉलरेंस कहाँ पर पहुंच गई, ये आप लोग को भी देखना चाहिए। नहीं, ये सिंगाराय कौन है? ये सिंगाराय जी कौन है? सपोर्ट करने वाले नहीं करने वाले? जब तृणमूल कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया है तो आप कौन है? जब आपके लीडर इद्रिस अली ने कल बयान जारी किया है कि मैं सपोर्ट करता हूँ फतवा को, तो आप कौन है? आप MP हैं तृणमूल कांग्रेस के? नहीं, सुनिए, एक बात मुझे पूछने दीजिए। आप ये बता दीजिए सिंगारॉय साहब, इद्रिस अली तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तृणमूल कांग्रेस के, आप MP हैं क्या तृणमूल कांग्रेस के? कल स्टेटमेंट जारी किया है इद्रिस अली ने और कहा है कि मैं इस
फतवे का समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये इस्लामिक फतवा है और मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए मैं इस्लामिक फतवा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। सिंगर राय साहब, आप कौन है? आप तो प्रवक्ता भी नहीं है पार्टी के। उन्होंने नहीं बताया मैं तृणमूल हूँ इसीलिए सपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने बताया मैं मुस्लिम कर रहा है इसीलिए सपोर्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने तालिबाइजेशन किया है बंगाल का। ये हो आप लोगों ने बंगाल को तालिबाइजेशन कर दिया है और धिक्कार है आप जैसे लोगों को। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए बड़ा लीडर है, त्रिकोणम क्या है आपको पता होना चाहिए। अरे इद्रिस अली का वो देखिए, होर्डिंग लगा हुआ है पीछे देखिए, होर्डिंग देखिए क्या लगा हुआ है, मोदी हटाओ देश बचाओ, इद्रिस अली, उसी के मंच में से हो रहा है सब कुछ। बरकती ने इस्तेमाल किया, उसके बाद उन्हें अपनी डिबेट से हम लोगों ने हटा दिया। तो ये इद्रिस अली कौन है? तौर पर ऐसे कौन है इद्रिस अली? कहीं पर भी कोई प्लेटफॉर्म देना नहीं चाहिए तारिक फतेह साहब, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, यही आपका शो है फतेह का फतवा, ठीक है। और ये लोग यहाँ बैठ करके भारत में इस तरीके की बात इसीलिए कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान पे ब्लैकमेल का वक्त है कि एक मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तानी मुसलमानों को कैद करके, उनकी नाजायज लीडरशिप इख्तियार करके, उनको यूज करके आप अपना जो एजेंडा है उनका, उसामा बिन लादेन का, वो हिंदुस्तान पे नाफिज करें ना। मैं एक आयरनी पे आपको आई वांट टू पॉइंट दैट आउट। एक शख्स का नाम सोमनाथ हो और वो उस शख्स का साथ दे रहा हो जो महमूद गजनवी को अपना लीडर मानता हो। ये कितनी बड़ी आयरनी इस हिंदुस्तान में कि सोमनाथ नाम के आदमी को दिल लगी हो उससे जो मोहम्मद महमूद गजनवी को अपना हीरो मानता हो। ये कहाँ तक गिर गया? परवेश शायद सिंह वर्मा नाम करके एमपी सवाल ये नहीं है, मुस्लिम मान लेते हैं कि राजनीति का एक दूसरा पहलू हो सकता है, लेकिन सबूत यहाँ सवाल आपके बार बार मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि केंद्र में आपकी सरकार है, आप सिर्फ बार बार यही कहते रहेंगे कि चूंकि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ ममता सरकार तो आपकी भी है, आप चाहें तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 1, देखिए मैं इसको आपको लॉजिकली समझाता हूँ। हमने कानून का रास्ता अपनाया, एफआईआर बीजेपी पार्टी ने खुद जाके पुलिस स्टेशन में कराया है। हमने कहा है कि अरेस्ट किया जाए। रिपोर्ट भी होम मिनिस्टर ने दूलागढ़ के समय मंगाया था। मैं बता रहा हूँ, दूलागढ़ की भी स्थिति पता है सबको, मंगाया था बीजेपी का स्टैंड पता है सबको, दूलागढ़ आप प्रेसिडेंट सुन ली, मैं कंप्लीट कर लूं। आपने कहा, आप पूछेंगे प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगा देते बंगाल पे? प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे तो आप लोग कहेंगे ये इंटॉलरेंस है, राज्यसभा में पारित भी नहीं हो पाएगा क्योंकि राज्यसभा में हमारे पास उस प्रकार का बहुमत भी नहीं है। देखिए आज ये बंगाल में जो हो रहा है उस पर खुल के चर्चा करिए, हम जितना कर सकते हैं। देखिए ये जो जितने भी केसेस बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये तय किया कि जो भी टैक्स का पैसा है वो इमामों को, जितने भी हजारों लाखों इमाम हैं उनको 2500 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। किसने केस किया कि ये सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म है? भारतीय जनता पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया, हम केस भी जीते और उसका अंजाम रहा कि ममता बनर्जी को झुकना पड़ा। जो भी कानूनन किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी कानूनन वो सब कुछ काम कर रही है। और ऐसे लोगों का क्या होगा? बरकती ऐसे लोगों का क्या होगा? सवाल यही उठा है, और सवाल ये भी उठा है कि तांडव मचा हुआ है पार्टियां कहीं न कहीं जब बात खुलकर सामने आने की होती है तो एक सेफ साइड ढूंढना शुरू कर देती है, कोने में निकलना शुरू कर देती हैं, कुछ बहाने निकालना शुरू कर देती हैं, कुछ ऐसी चीजें लाना शुरू कर देती हैं जिससे खुल करके उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सामने ना आए। मैं आपसे ये कहूं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो दुनिया का सबसे, जिसे हम उर्दू में खुश नसीब मुसलमान कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां मुसलमान आजादी से बोल सकता है। चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ईरान, अफगानिस्तान, तमाम के तमाम जहन्नुम बन गए हैं, दोज़ख बन गए मुसलमानों के लिए। जिस मुल्क में आज़ादी है उसमें उस आज़ादी को यूज करके मेजॉरिटी कम्युनिटी को ब्लैकमेल करना कि ये नहीं कहा तो वोट नहीं पड़ेगा, वो नहीं कहा तो वोट नहीं पड़ेगा। और अभी आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़िए जो आया कि किस तरह ये वोट बैंक पॉलिटिक्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें सिर्फ आप टीएमसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट सीपीएम का बहुत बड़ा रोल, ज्योति बासु, उससे पहले बहुत केरला और बंगाल में लेफ्ट का बहुत बड़ा जोर था। उन पे आप रखिए कि उन्होंने कैसा कल्चर और क्लाइमेट क्रिएट किया एक सपोजिटली प्रोग्रेसिव एरिया में, जहां उनके बेनिफिशियरीज
सबसे ज्यादा रेडिकल मुसलमान पैदा हो रहे। ये क्या वजह है कि यूपी में इतना नहीं है, या महाराष्ट्र में, या अब गुजरात में, और उन इलाकों तो कश्मीर में भी नहीं है, तो कश्मीर में भी नहीं है, और कश्मीर में भी इस तरीके की भाषा बोलने वाले लोग मौजूद। देखिए, मैं सऊदी अरेबिया रहा हूँ 10 साल, हिंदुस्तान में रहा हूँ, के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सोमनाथ जी, आखिर ऐसी क्यों स्थिति हो गई कि पश्चिम बंगाल में इस तरीके की भाषा बोलने वाले इस तरीके के लोग मौजूद हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही? सोमनाथ जी, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, आप बड़े इत्मीनान से कुछ चीजें क्लियर कीजिए, कुछ चीजें क्लियर कर दीजिए, ये बता दीजिए कि आपका स्टैंड है क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ जो फतवा आपत्तिजनक बातें की गई आप उसके समर्थन में है या नहीं है? आप बरकती जैसे लोगों के समर्थन में हैं या नहीं है? नहीं है, बोलिए आप। नहीं हो गया। मैं अभी पहले मैं संदीप पात्रा जी का एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। संदीप पात्रा जी सही बोला है, मेरा बात और ममता बनर्जी का बोलने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन सोचने का ढंग एक ही है, इसीलिए उसको नेता मानता हूँ। लेकिन संदीप पात्रा जी जो यहाँ पर बोल रहे हैं, उसका लीडर भी वैसा ही ऐसा ही बोलता है जो लोग अभी इलेक्शन में। ममता बनर्जी का और बरकती का सोचने का ढंग क्या एक जैसा है? एक मिनट, नहीं, एक मिनट हमको बोलने दीजिए, एक मिनट हमको बोलने दीजिए। जहाँ पर असेंबली इलेक्शन में बोल रहा है तुम्हारा पास राइफल है, तुम्हारा पास छुरी है, बरकती को भाई मानती है, आप भी भाई मानते हैं क्या? अभी ये हमको पता है संजीव पात्रा जी इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के यहाँ पर आपको वक्त दिया है ये बताने के लिए, मैं बता रहा हूँ, जगह पश्चिम बंगाल में बरकती जैसे लोगों का समर्थन क्या तुम्हारा नहीं जानता हूँ, ये चाकू छुरी बंद करिए। 2017 का इलेक्शन आया और वहाँ पर हिंदू लोग बोल रहे हैं छुरी कर रखा है सुबह से, कौन छुरी, कौन चाकू? पानी है, ये सपोर्ट कर रहे हैं आप, ये सपोर्ट कर रहे हैं आप, प्रवक्ता है, बीजेपी का लीडर है, और मैं सपोर्ट कर रहा है। सोमनाथ जी, आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बरकती जैसे लोग अगर बैठ करके खुलेआम में फतवा जारी करते हैं, क्या सोमनाथ, क्या ममता बनर्जी ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं? मैं सीधे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ना संबित पात्रा बीच में बोलेंगे, ना तारक फतेह बीच में बोलेंगे, ना राहुल सिन्हा बीच में बोलेंगे। सीधे सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहे, जवाब दीजिए। क्या आप बरकती जैसे लोगों का समर्थन करते हैं? क्या आपकी ममता बनर्जी की और बरकती की सोच एक है? सीधे जवाब दीजिए। बरकती साहब यहाँ पर मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए जो काम करते हैं उसको 100% सपोर्ट करता हूँ। डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के लिए जो काम प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा डेवलपमेंट है, करते हैं। एक सेकंड, कत्ल का थ्रेट करना क्रिमिनल ऑफेंस के अगेंस्ट है। उसका जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? आपने लाल बत्ती दे रखी है उनको, क्या करते हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या पैदा किया उन्होंने, ये जहनियत पैदा की है मुजफ्फरपुर में नगर। सोमनाथ भाई, उनको पता है बंगाल में अभी तक राइट नहीं हुआ, मुजफ्फर में महाराष्ट्र में इलेक्शन का टाइम राइट हुआ था। मुजफ्फरनगर कहाँ चले गए? जैसे हाफिज सईद वहाँ पर याद करा देते हैं आपको, कुछ तो डेवलपमेंट दूल्हागढ़ की याद करा देते हैं, आप मुजफ्फरनगर क्यों जा रहे हैं? हाफिज सईद करता है ना पाकिस्तान में, वही कर रहे हैं। एक भी आदमी को डेट नहीं हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूँ जो घटना घटा उसको वो एक चीज डेट नहीं हुआ। क्या हुआ मुजफ्फरनगर में, क्या हुआ गुजरात में, आपको पता नहीं है? तबीयत खराब हो जाएगी, दूसरों को बोलने दीजिए। एक साथ कर रहा है राहुल सिन्हा, बैठे यहाँ पर। आप क्यों चिल्ला रहे हैं सोमनाथ भाई? आप मुझे बताइए, उन्होंने कत्ल की धमकी दी, आपसे कुछ बोला गया? आपके मुंह खुला क्या? आपके दोस्त ने कत्ल की धमकी दी और आप चुप बैठे लगे? सवाल ये डेवलपमेंट है। सवाल यही है, क्या आपको तो आपके सामने ही आपको धमकी दी गई थी? मेरे क्या से आपकी सरकार कोई कार्रवाई करेगी? सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए अगर आप बोलते रहेंगे तो बात समझ में आएगी ना, ये समझ में आ पाएगा। ये मुस्लिम डेवलपमेंट क्या होता है सर? ये मुस्लिम डेवलपमेट क्या होता है? कल को मुस्लिम रॉकेट होगा, फिर मुस्लिम गाड़ी होगी, होता है पता नहीं है। क्या है मुस्लिम डेवलपमेंट? हम इंसान नहीं है, हम क्या हिंदुओं से दूर है? आप कनाडा में बैठे मुस्लिम डेवलपमेंट लगे हुए आप। मुस्लिम डेवलपमेंट क्या होता है? मुस्लिम डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, इंसान डेवलपमेंट होता है, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट होता है। मुस्लिम डेवलपमेंट कोई चीज नहीं है, होता ये है, झूठ है, लेकिन ये पैसे खाने का तरीका है। वेस्ट बंगाल में मुस्लिम का हालत क्या है? एक बार सच्चा रिपोर्ट, मुसलमानों के नाम पर पैसे खाए जा रहे हैं लोग। अब आप मुस्लिम डेवलपमेंट का क्या जरूरी है बंगाल में, उसका बात बताना आपने। ये ना तो आप समझ पा रहे हैं, ना बरकती समझ पा रहे हैं, लेकिन संबित सवाल ये उठ रहा है
कि आखिर इस तरीके के लोग जहर उगलेंगे। ये पता है आपको कि सरकार दूसरी तरफ से काम नहीं करेगी या फिर शायद करना नहीं चाह रही है। मुस्लिम डेवलपमेंट एक नया शब्द और निकलकर सामने आ गया। बताइए अब देश की राजनीति चलेगी कैसे? क्या ये तय हो गया है कि इस देश में भले ही आज आपके प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं देश के, कल किसी और पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे देश में, हो सकता है परसों किसी और के हों। ऐसी स्थिति में क्या है देश के प्रधानमंत्री को एक संवैधानिक पद को भी इसी तरह फतवों के जरिए उसका अपमान करता दिया जाएगा? अपमान करते रहेंगे लोग और कुछ नहीं होने वाला? नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। यही जाकिर नायक था। इतने वर्षों तक जाकिर नायक आतंकवादियों को समर्थन कर रहा था, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था, उनके हक में बोल रहा था, अपना नाम पीस टीवी रखा हुआ था। किसने ठीक किया? आके जांच भी हमने की, आके आज उसके खिलाफ हम ही ने केस शुरू किया है, जो इतने साल तक नहीं हो पा रहा था। इंतजार करिए, सब होगा, धीरे धीरे सब होगा। दूसरी बड़ी बात देखिए, ये जो अभी हमारे सिंगराय भाई साहब बोल रहे थे कि ये मुस्लिम डेवलपमेंट कर रहा है, ये तो पाकिस्तान की भाषा है। हाफिज सईद के खिलाफ जब हम बोलते हैं तो पाकिस्तान बोलता है ये तो बड़ा सोशल वर्कर है, ये बाकी जो कर रहा है ठीक है उसको भूल जाइए, हम समर्थन नहीं करते, मगर ये तो सोशल वर्कर है। आज ममता बनर्जी और सिंगराय ठीक वही भाषा बोल रहे हैं कि ये जो टीपू सुल्तान मॉस्क का इमाम है ये तो मुस्लिम डेवलपमेंट कर रहा है, ये तो बड़ा सोशल वर्कर है। और तीसरी बात ये देखिए, चलते आखिरी सवाल बस मेरा सोमनाथ से है। सोमनाथ सिर्फ इतना बता दीजिए चलते कि आपके राज्य में पश्चिम बंगाल में 2014 की बात है, ममता बनर्जी के खिलाफ किसी ने सिर्फ एक कमेंट किया था, उसके बाद उसको उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। आज आपके राज्य में प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन बोला है? फतवा जारी कुछ किया दिन जाता पहले है। बीजेपी का प्रेसिडेंट बोला है, उसका बाल पकड़ के निकालना देना चाहिए दिल्ली से। मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले बीजेपी का प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने बोला है ममता बनर्जी को फतवा तो दिया आपने कि उसको पत्थर मार मार के मार दो। सुने, राहुल सिन्हा जी बोला है, तो फतवा तो दे दिया आपने कि पत्थर मार मार के उसको मार दो जान से। आपने दिखाया था, यही इमाम का फतवा दिया है उनके खिलाफ। बड़े अफसोस और शर्म की बात है, लेकिन वो आलोचनाएं वो सारी चीजें हैं। छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जी 100 साल हो गए बंगाल का पहले पार्टीशन हुआ, उसके बाद फिर पार्टीशन हुआ, और वही सोच जिसने 1900 के अंदर बंगाल को एक दूसरे से पलट किया, मुसलमान को हिंदू से लड़वाया, फिर वही सोहरवर्दी ने बंगाल को बंटवारा किया 47 में, फिर वही सोच आ रही है कि हिंदू डेवलपमेंट अलग और मुस्लिम डेवलपमेंट की बात है। मुस्लिम बहुत ही दुख की बात है कि 70 साल की आजादी के बाद एक शख्स आके कहे कि मुस्लिम डेवलपमेंट और है, जैसे मुस्लिम F-16 अलग होता है, जैसे मुस्लिम हेलीकॉप्टर अलग शायद इसी वजह से इन्हीं लोगों की शय पर इस तरीके के फतवे निकलकर सामने आते हैं और फिर कोई कार्रवाई देखने को मिलती नहीं है।